कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कबीर के कहने पर मैनेजर ने बोला, ठीक है, मैं अभी पता करवाता हूँ। इतना कहकर मैनेजर बार काउंटर पर मौजूद स्टाफ से त्रिशा के बारे में पूछता है, तो स्टाफ के सदस्य उसे उस वेटर के बारे में बताते हैं जो उन दोनों को जूस पिला रहा था। जब मैनेजर कबीर के साथ उससे त्रिशा के बारे में पूछता है तो डर के मारे उस वेटर के पसीने छूटने लग जाते हैं। उसकी हालत देखकर कबीर समझ जाता है कि इसने ही कुछ गड़बड़ की है, तो वो रौबदार आवाज़ में उस वेटर से कहता है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि सब सच सच बता दो, वरना। उसने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी, पर उसका इतना बोलना ही उस वेटर से सच उगलवाने के लिए काफ़ी था। उस वेटर ने उसे सारा सच बता दिया कि कैसे अमित ने उसे पैसे देकर उसे त्रिशा के जूस में शराब मिलाकर पिलाने को कहा, और जब त्रिशा नशे में धुत हो गई तो वो कैसे उसको यहाँ छोड़कर चला गया। पूरी बात जानने के बाद कबीर ने गुस्से से मैनेजर की तरफ देखा तो मैनेजर ने डरते हुए उस वेटर को नौकरी से निकाल दिया। उस वेटर ने कबीर के आगे बहुत हाथ जोड़े, पर कबीर की ज़िंदगी में ऐसे लोगों के लिए तरस नाम की कोई जगह नहीं है जो चंद रुपयों के लिए दूसरों के साथ खिलवाड़ करते हैं। उस वेटर को उसकी सज़ा दिलाने के बाद कबीर सोचने लगा कि वो त्रिशा का क्या करे, क्योंकि ना तो उसे उसका नाम पता था और ना ही ये पता था कि वो रहती कहाँ है। त्रिशा की इस हालत में कबीर उसे अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकता था, इसलिए उसने उसे अपने साथ ही ले जाने का सोचा और इसलिए उसने उसे अपने साथ चलने को कहा। पर त्रिशा का नशा इतना बढ़ गया कि उससे चला ही नहीं जा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर कबीर ने उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर ले जाने का सोचा, तो त्रिशा उसे आंखें दिखाते हुए बोली, मुझे हाथ लगाने की सोचना भी मत, मुझे सिर्फ मेरा सोना बाबू ही गोद में उठा सकता है। कबीर उसे तंज कसते हुए, हाँ, तुम्हारे उसी सोना बाबू के कारण ही तुम ये बेवड़ी बनकर घूम रही हो, और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें उठाने का, पर फिलहाल मजबूरी है। त्रिशा बोली, नहीं, मैं तो खुद जाऊंगी। कबीर अपने हाथ बांधते हुए, अच्छा तो ठीक है, फिर चलो। जैसे ही त्रिशा एक कदम आगे बढ़ती है वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाती है। उसे नीचे गिरे हुए देखकर कबीर हंसते हुए कहता है, तुम्हें कार में जाकर बैठना था, ना कि यहाँ ज़मीन पर। त्रिशा उसे घूरते हुए बोली, शर्म नहीं आती, एक बेचारी मासूम सी लड़की नीचे गिर गई है और तुम मदद करने की जगह दांत दिखा रहे हो। अभी कुछ देर पहले उसी मासूम सी लड़की ने कहा था कि मुझे तो सिर्फ मेरा सोना बाबू ही हाथ लगा सकता है, तो बुलाओ अब उसी को, कबीर बोला। त्रिशा मुंह बनाते हुए बोली, पता नहीं वो कहाँ गया। कबीर उससे और ज़्यादा कुछ कहना सही नहीं समझता, इसलिए वो त्रिशा को अपना हाथ पकड़ाकर उठा देता है और उसके बाद उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर की तरफ लेकर चल देता है। जैसे ही कबीर ने त्रिशा को गोद में उठाया, त्रिशा ने उस पर मुक्कों की बरसात कर दी और उसे घूरते हुए कहने लगी, मैंने तुम्हें सिर्फ ज़मीन से उठाने के लिए कहा था, ना कि मुझे अपनी गोद में उठाने के लिए। चलो मुझे छोड़ो। कबीर चिढ़ते हुए बोला, मुझे तुम्हारी तरह यहाँ रात गुजारने का कोई शौक नहीं है। अगर तुम्हारे भरोसे रहता तो तुम तो पहुँच गई थी बाहर, इसलिए अपना मुंह बंद रखो और जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। त्रिशा उसके चेहरे पर उंगली घुमाते हुए, सिर्फ चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, इंसान की ज़ुबान भी सुंदर होनी चाहिए, और तुम्हारी ज़ुबान तो बिल्कुल बेकार है, एकदम खड़ूस हो तुम। कबीर बोला, शुक्र मनाओ कि तुम्हें मुझ जैसा खड़ूस तो मिल गया यहाँ, वरना जो तुम्हारे सोना बाबू ने तुम्हारे साथ किया है ना, उसके बाद यहीं भटकती रहती रात भर। त्रिशा बोली, तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे सोना बाबू के बारे में कुछ मत बोलो। कबीर बोला, ठीक है देवी जी, मैं कुछ भी नहीं बोलता और तुम भी अपना मुंह बंद ही रखो। कबीर की बात सुनकर त्रिशा अपने होठों पर उंगली रख लेती है और चुप हो जाती है। कबीर जैसे ही उसे ऐसे देखता है तो वो धीरे से मुस्कुरा देता है और फिर उसे ले जाकर अपनी कार में बिठा देता है और मोहन को वहाँ से चलने के लिए कहता है। जैसे ही त्रिशा देखती है कि वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा है तो वो एकदम से उसके करीब आते हुए उससे कहती है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कहीं तुम मेरा अपहरण तो नहीं कर रहे ना? अगर तुम ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो तो सोचना भी मत। अगर मेरी दादी को पता चला ना तो वो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। कबीर उसे उसकी जगह पर सही से बिठाते हुए बोला, अच्छा तुम्हारी दादी तुमसे इतना प्यार करती हैं? त्रिशा बोली, कहाँ, वो तो खुद से प्यार करती हैं, इसलिए तो वो मुझे बचा कर ले जाएंगे।
कबीर हैरानी से बोला, मतलब? त्रिशा उसके सिर पर चपत लगाते हुए, अरे बुद्धू, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मेरी दादी का मुझसे लड़े बिना खाना हजम नहीं होता। तो अगर उन्होंने मुझे नहीं बचाया तो बेचारी मेरी दादी का खाना कैसे हजम होगा? तुम भी ना बिल्कुल बुद्धू हुई हो। कबीर उसके आगे हाथ जोड़ते हुए, हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, पर अब से याद रखूंगा, ठीक है? त्रिशा मुस्कुराते हुए, ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। कबीर बोला, अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? त्रिशा कुछ सोचते हुए बोली, कैंची, और बोलकर हंसने लगी। कबीर हैरानी से बोला, ये कैसा नाम है? त्रिशा बोली, ये नाम मुझे मेरी दादी ने दिया है। वो कहती हैं कि तेरी जबान बिल्कुल कैंची की तरह चलती है, तो उन्होंने मेरा नाम कैंची ही रख दिया। कबीर बोला, हाँ, बिल्कुल सही नाम रखा है उन्होंने तुम्हारा। त्रिशा मुंह बनाते हुए, मतलब तुम्हें भी लगता है कि मेरी जुबान कैंची की तरह चलती है? कबीर हंसते हुए, क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? त्रिशा नाक सिकोड़ते हुए बोली, ठीक है, अब मैं बोलूंगी ही नहीं। ये कहकर त्रिशा अपने मुंह पर उंगली रख लेती है और अपनी सीट पर पीछे की तरफ सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। कबीर जब त्रिशा को सोते हुए देखता है तो वो चैन की सांस लेता है। कबीर को ऐसे देखकर मोहन हंसते हुए उससे कहता है, साहब, ऐसे मानना पड़ेगा, इस लड़की को पहली बार मैंने ऐसे किसी इंसान को देखा है जिसने आपकी भी नाक में दम कर दिया। कबीर बोला, सही कहा मोहन तुमने। अच्छा साहब, इस लड़की को कहाँ छोड़ना है? कबीर बोला, इसे अपने साथ ही लेकर जाना होगा, क्योंकि ना तो हमें इसका नाम पता है और ना ही ये पता है कि ये रहती कहाँ है, और जैसी इसकी हालत है इसे अकेले भी नहीं छोड़ सकते। मोहन बोला, जी साहब, ठीक कह रहे हैं आप। इसके बाद मोहन चुप हो जाता है और चुपचाप गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा देता है। इधर अमित और तानिया भी एक रेस्तरां में चले जाते हैं। अमित बात की शुरुआत करते हुए कहता है, तानिया, तुम भी यहाँ घूमने आई थी या किसी काम से? तानिया बोली, मैं भी घूमने ही आई थी अपने दोस्तों के साथ, सोचा कि ये कॉलेज का आखिरी साल है तो चलो थोड़ा घूम आए। अमित बोला, वाह, तुम्हारा भी कॉलेज का आखिरी साल है? तानिया बोली, मतलब तुम्हारा भी? अमित मुस्कुराते हुए, हाँ, तभी तो हम इस टूर पर आए हैं। तानिया बोली, अच्छा, वैसे कहाँ से हो तुम? अमित बोला, जयपुर। तानिया हैरानी से बोली, क्या? अमित बोला, हाँ, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? तानिया बोली, क्योंकि मैं भी वहीं से हूँ। अमित फिर हैरानी से, सच में क्या? तानिया बोली, देखा, तुम भी मेरी तरह हैरान हो गए ना? हाँ यार, सच में, वैसे देख लो, जिसने जहाँ मिलना होता है वो वहीं मिलता है। हम दोनों एक ही शहर से हैं, पर कभी नहीं मिले, और इस अनजाने शहर में कैसे झट से मिल गए। तानिया मुस्कुराते हुए बोली, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, पर तुम हमारे इतने बढ़िया शहर को छोड़कर कहीं और घूमने क्यों आई? तानिया बोली, ऐसा नियम कहाँ है कि जो सुंदर से शहर में रहता है वो कहीं और घूमने नहीं जा सकता। जयपुर तो हमारे घर जैसा ही है, तो बहुत घूम लिया, इसलिए इस बार अलग जगह घूमने आई हूँ। अमित मुस्कुराते हुए, ये बात भी सही है। दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं और बातों ही बातों में अमित को पता चलता है कि तानिया सिंघानिया ग्रुप ऑफ एसोसिएशन के मालिक की इकलौती बेटी है। अब इससे ज़्यादा अमित को क्या चाहिए था? अगर वो त्रिशा से शादी करता तो उसे उसकी जायदाद त्रिशा के भाई के साथ भी बांटनी पड़ती, पर तानिया के साथ रहने पर तो ऐसा कोई झंझट ही नहीं था। इसलिए उसने अब किसी भी तरह तानिया को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का सोचा। वैसे वो कुछ हद तक इसमें कामयाब भी हो गया था, क्योंकि तानिया को भी अमित का साथ अच्छा लगने लगा था। पर अमित इस बात से बेखबर था। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद वो दोनों होटल वापस चले जाते हैं, पर जैसे ही अमित को याद आता है कि वो त्रिशा को उस नाइट क्लब में ही छोड़ आया, तो वो जल्दी से उस नाइट क्लब की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अगर त्रिशा के साथ कुछ हो तो उसमें उसका नाम आए। जब अमित नाइट क्लब पहुंचा और त्रिशा को इधर उधर ढूंढा तो वो उसे कहीं दिखाई नहीं दी। इसके बाद उसने उस वेटर को ढूंढा तो उसे वो भी कहीं नहीं मिला, तो उसने एक अन्य वेटर को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, अरे सुनो, आज कुछ देर पहले यहाँ बार काउंटर पर जो वेटर था वो कहाँ है? साहब, उसे तो कुछ देर पहले ही काम से निकाल दिया गया है। अमित हैरानी से, क्यों? वो वेटर अमित को पूरी बात बता देता है कि कैसे उसने किसी के कहने पर एक लड़की के जूस में शराब मिलाकर पिला दी थी, और कैसे उस लड़की के साथ आए एक रौबदार आदमी ने उसे काम से निकलवा दिया। पूरी बात जानने के बाद तो अमित के लिए थूक निकलना भी मुश्किल हो गया। उसने घबराते हुए पूछा, उसने ये सब किसने कहने पर किया था, कुछ पता चला? और वो लड़की कहाँ है अब?
वेटर बोला, नहीं साहब, उस वेटर को उसका नाम नहीं पता था और उन मैडम को तो वो आदमी अपने साथ ही ले गया। अमित किसी तरह मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद कहता है और जल्दी से नाइट क्लब से बाहर निकल आता है और एक जगह बैठकर अपना सिर पकड़कर खुद से ही बड़बड़ाने लगता है। ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं कैसे पता करूं कि तृषा कहाँ है? और अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? अगर सबको पता चल गया कि ये सब मेरे कारण ही हुआ तो क्या होगा? मेरी तो ज़िंदगी ही तबाह हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि तृषा के साथ ये सब मैंने ही किया। पहले चुपचाप होटल में वापस जाता हूँ और ऐसे दिखाता हूँ कि मैं तो कहीं गया ही नहीं था। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये सब सोचता हुआ वो चुपचाप होटल वापस चला जाता है। उसका रूममेट गहरी नींद में सो रहा था तो उसे अमित के कमरे से बाहर जाने और वापस आने के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। उधर मोहन ने भी गाड़ी ले जाकर एक 5 सितारा होटल में रोक दी। कबीर ने तृषा की तरफ देखा तो वो अभी भी सो रही थी, इसलिए उसने मोहन को उसकी मदद करने के लिए कहा और खुद ने तृषा को धीरे से गोद में उठा लिया और मोहन को अपने कमरे की चाबी पकड़ा दी। मोहन ने आगे जाकर कबीर के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। कमरे में जाते ही कबीर ने तृषा को बेड पर लिटा दिया और मोहन को धन्यवाद कहकर उसे वापस भेज दिया और खुद भी अपने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में चला गया और कुछ समय बाद नाइस सूट पहनकर बाहर आ गया और एक नज़र तृषा को देखने के बाद जाकर सोफे पर लेट गया। कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई और वो सो गया। अगली सुबह उसकी नींद तृषा की जोरदार चीख से खुली। तृषा इतनी जोर से चिल्लाई कि कबीर सोते हुए एकदम से हड़बड़ा गया और सोफे से नीचे गिर गया। जैसे ही उसकी नज़र चिल्लाती हुई तृषा पर गई तो उसने अपने कान बंद कर लिए और उससे गुस्से से बोला, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? तृषा गुस्से से, कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? कबीर बोला, ये मेरा कमरा है, ज़रा ध्यान से नज़रें घुमाकर देख लो। अभी तक रात की शराब का नशा उतरा नहीं क्या, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तृषा बोली, ओह हेलो मिस्टर, पहली बात कि मैं शराब पीती नहीं और दूसरी बात कि मैं तुम्हारे कमरे में कैसे आई? कहीं तुम मुझे उठाकर नहीं लाए ना? कबीर उसी के अंदाज में, ओह हेलो मिस, पहली बात कि भले ही तुमने खुद शराब नहीं पी पर तुम्हारे उस सोना बाबू ने तुम्हारे जूस में शराब मिलाकर तुम्हें पिला दी थी। और दूसरी बात, मुझे तुम्हें उठाने का कोई शौक नहीं है। तृषा सवालिया नज़रों से, कौन सोना बाबू? कबीर बोला, वही जिसके साथ तुम कल उस नाइट क्लब में गई थी और जिसके कारण तुम बेवड़ी बनने के बाद उसे सोना बाबू बुला रही थी। कबीर की बात सुनकर तृषा को याद आता है कि वो तो रात को अमित के साथ नाइट क्लब में गई थी और वहाँ उसने शराब ना पीकर जूस ही पिया था, पर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। उसने काफ़ी याद करने की कोशिश की पर उसे कुछ याद नहीं आया। जैसे ही उसे ध्यान आया कि कबीर ने अमित के बारे में क्या कहा है तो वो चिढ़ते हुए उससे बोली, हाँ तो तुम्हें इससे मतलब क्या कि मैं उसे क्या बोलती हूँ? और हाँ, ऐसे ही कुछ भी मत बोलो क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता है। ज़रूर तुमने ही कुछ झोल किया है। कबीर बोला, ओ मैडम, अगर तुम्हारी अक्ल पर ही पत्थर पड़े हैं तो कोई क्या ही करे, पर मेरा नाम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सब मैंने ही किया होता तो यहाँ इस सोफे पर नहीं सो रहा होता। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। एक तो मैंने तुम्हारी मदद की और ऊपर से मेरा ही नाम खराब कर रही हो। तृषा अपना सिर पकड़कर, एक तो पहले ही मेरे सिर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं और ऊपर से तुम भाषण दे रहे हो। कबीर बोला, जब इतनी शराब पियोगी तो यही होगा ना? तृषा उसे घूरते हुए, मैंने शराब नहीं पी। कबीर बोला, ठीक है देवी जी, मेरा अभी बहस करने का कोई इरादा नहीं है। रुको, तुम्हारे लिए नींबू पानी मंगवा देता हूँ, उसे पीकर अच्छा लगेगा। कबीर तृषा के लिए नींबू पानी मंगवा देता है और तृषा अपना सिर पकड़कर वहीं बैठी रहती है। थोड़ी ही देर में उसके लिए नींबू पानी आ जाता है और वो जल्दी से उसे पी लेती है। कुछ देर में उसे याद आता है कि वो तो यहाँ कॉलेज टूर पर आई है। जैसे ही उसे ये बात याद आती है वो जल्दी से बेड से उठती है और खुद से कहती है, भाग तृषा भाग, अगर किसी को पता चल गया कि तू पूरी रात गायब थी तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। ये कहते ही तृषा वहाँ से अपना पर्स उठाती है और जल्दी से कबीर को घूरते हुए उस कमरे से बाहर भाग जाती है। वो इतनी जल्दी में वहाँ से जाती है कि कबीर उसे देखता ही रह जाता है। जब तृषा चली जाती है तो कबीर खुद से ही कहता है, कितनी एहसान फरामोश लड़की है, एक तो इसकी मदद की और ये सिकरिया बोलने की जगह इतना कुछ सुनाकर भाग गई।
चल कबीर, अब तू भी जल्दी से तैयार हो जा और अपनी मीटिंग खत्म करके वापस अपने घर चल। उधर तृषा जब अपने कमरे में जाती है तो उसके साथ वाली लड़की सोनाली उससे पूछती है, अरे तृषा, कहाँ थी तुम? अभी थोड़ी देर पहले जब मैं उठी तो तुम कमरे में नहीं थी। तृषा सफाई से झूठ बोलते हुए, हाँ वो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी तो यहीं आसपास चक्कर लगाने चली गई थी। सोनाली बोली, अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी से तैयार हो जा, फिर हम सबको घूमने भी जाना है और आज शाम को हमें वापस भी जाना है। तृषा हाँ में सिर हिलाकर जल्दी से तैयार हो जाती है और फिर सब लोग नीचे नाश्ता करने के बाद घूमने निकल जाते हैं। अमित जैसे ही तृषा को सही सलामत देखता है तो वो चैन की सांस लेता है और मौका देखकर खुद को सही साबित करने के लिए तृषा के पास आकर उससे पूछता है, अरे तृषा, रात को तुम मुझे बिना बताए ही होटल क्यों वापस आ गई थी? पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा और तुम्हारे फ़ोन पर भी कितनी बार फ़ोन किया, पर तुम्हारा फ़ोन लगा ही नहीं। कबीर की बात याद करते हुए, अमित, मेरे जूस में शराब कैसे आई? अमित हैरान होने का नाटक करते हुए, क्या शराब? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, बल्कि मैं तो खुद हैरान हूँ। तृषा बोली, तुम सच कह रहे हो? अमित उसकी झूठी कसम खाते हुए, तुम्हारी कसम तृषा, मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता। कसम का नाम सुनते ही तृषा को उसकी बात पर यकीन हो गया और उसे लगा कि ये सब शायद वेटर की गलती से हुआ होगा, पर उसे अमित के वहाँ से जाने की बात समझ नहीं आई तो उसने उससे पूछा, हम दोनों तो नाइट क्लब में साथ ही थे ना, तो फिर तुम्हें मेरे वहाँ से आने का पता कैसे नहीं चला? अमित झूठ बोलते हुए, अरे मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरे घर से फ़ोन आया है और मैं बात करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। तृषा ने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला पर उसे कुछ भी याद नहीं आया, इसलिए उसने इस पहेली के बारे में कबीर से ही पूछने का सोचा, पर वो तो उसका नाम और पता कुछ भी नहीं जानती थी। उसके पास फिलहाल के लिए इस बात को नज़रअंदाज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दोपहर तक उदयपुर की बाकी बची जगहों पर घूमने के बाद शाम को सब लोग जयपुर के लिए वापस निकल गए और रात तक सब वहां पहुंच गए। तृषा को लेने के लिए रमन वहां आया हुआ था तो वो उसके साथ घर के लिए निकल गई। घर पहुंचते ही सबने उसे गले से लगा लिया और उसका हाल चाल पूछा, पर सुमति जी का तो प्यार जताने का हमेशा से अलग ही तरीका रहा है, तो उन्होंने उसी अंदाज में तृषा से कहा, शुक्र है तू जैसे गई थी वैसे ही वापस आ गई, वरना मुझे तो लगा था कि कोई तुझे पागल समझकर पागल खाने में भर्ती करवा देगा और हमें तुझे वहां से छुड़वाना पड़ेगा। तृषा बोली, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पर आपको ही शक था। रोहित जी बोले, चलो अब आप दोनों बाद में लड़ लेना, तृषा पहले तुम जाकर आराम कर लो, सफ़र से थक गई होगी। तृषा हाँ में अपना सिर हिलाकर अपने कमरे में चली जाती है। सफ़र से आने के कारण वो इतना थक गई थी कि लेटते ही उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह उसने रोहित जी और रमन को ऑफिस जाने से मना कर दिया था और पूरे परिवार को इकट्ठा करके अपने टूर के किस्से सुना रही थी। अगर बीच में कोई किसी काम से उठकर जाना भी चाहता तो वो उन्हें घूरकर फिर से वहीं बिठा लेती। उनका वो दिन तो ऐसे ही निकल गया। तृषा की परीक्षाओं की तारीख भी आ गई थी तो अब उसने अपने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। अब वो अपनी दादी से भी कम ही उलझ पाती थी क्योंकि उसका ज़्यादातर समय अपनी पढ़ाई में ही बीत जाता था। तृषा अमित को भी अगर फ़ोन करती थी तो वो उससे बात नहीं करता था। एक तरफ अमित तृषा को नज़रअंदाज कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ अमित और तानिया की नज़दीकियां बढ़ती ही जा रही थी। परीक्षा के दिनों में भी अमित और तानिया ने एक दूसरे से बात करना बंद नहीं किया। दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते भी रहते थे, पर अभी तक उन्होंने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। अंतिम परीक्षा वाले दिन तृषा अमित का हाथ पकड़कर उसे कॉलेज में ही बने बगीचे में ले आई और उससे कहने लगी, अमित, आखिर बात क्या है? जब से हम उदयपुर से वापस आए हैं तुम मुझसे सही से बात क्यों नहीं कर रहे? अमित झूठ बोलते हुए, ऐसा कुछ नहीं है तृषा, तुम तो जानती हो कि उदयपुर से वापस आते ही हमारी परीक्षाओं की तारीख आ गई थी और इसलिए अपनी पढ़ाई के चलते मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। तृषा उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए, मुझे माफ़ करना बेबी, मैंने बेवजह ही तुम पर शक किया। उसकी बाहों को अपने गले से हटाते हुए अमित बोला, कोई बात नहीं, चलो अब घर चलते हैं। तृषा बोली, इतनी भी क्या जल्दी है, आज तो हमारी परीक्षाएं भी खत्म हो गई है तो थोड़ी देर रुको ना, चलो अब हम अपने भविष्य पर विचार करते हैं। अमित सवालिया नज़रों से, भविष्य की किस बात पर विचार करना है तुम्हें? तृषा उसके सिर पर चपत लगाते हुए, अरे बुद्धू, हमारी शादी की बात। और कौन सी बात?
अमित उसे घूरते हुए, तुम्हें हर पल हमारी शादी के अलावा कोई और बात नहीं सोचती क्या? तृषा शर्माते हुए, नहीं, और वैसे भी अब तो हमारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है और हमने तय किया था कि पढ़ाई पूरी होते ही हम शादी कर लेंगे, तो मैं कहती हूँ कि चलो अभी भाग चलते हैं। अमित बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल है क्या जो भाग चलते हैं? अभी तो हमारे पास कोई नौकरी भी नहीं है। तृषा मुंह बनाते हुए, तुम्हारे तो बहाने तैयार ही रहते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास जब तक का समय है जब तक मेरे घर वाले मेरी शादी की बात नहीं करते, पर जिस दिन ऐसा हुआ मैं घर से भाग आऊंगी और तब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? अमित झूठ मूठ का मुस्कुराते हुए, ठीक है। अमित की बात सुनकर तृषा इतनी खुश हो जाती है कि उसे गले से लगा लेती है। जैसे ही अमित तृषा के गले लगे हुए सामने की तरफ देखता है तो सामने तानिया को देखकर हैरान रह जाता है। तानिया अपने हाथ बांधे गुस्से से अमित की तरफ देख रही थी। जैसे ही उसने देखा कि अमित ने भी उसे देख लिया है तो वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से जाने लगी। उसे इस तरह जाते देख अमित जल्दी से तृषा से अलग हुआ और उससे बाद में बात करने को कहकर जल्दी से तानिया के पीछे जाने लगा। तृषा ने अमित को रोकने की बहुत कोशिश की पर उसने एक ना सुनी। जब तक वो तानिया के पास पहुंचा, तानिया अपनी गाड़ी के पास पहुंच चुकी थी। अमित ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, तानिया एक बार मेरी बात तो सुन लो। तानिया गुस्से में बोली, क्या बात सुनूं तुम्हारी? यही कि इतने समय से तुम मीठी मीठी बातें करके मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। मैंने सोचा कि आज तुम्हारा आखिरी पेपर है तो तुम्हें कॉलेज में आकर चौंका दूंगी, पर यहाँ तो तुमने मुझे ही चौंका दिया। अब तुम कान खोलकर सुन लो कि तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि एक बार जो चीज़ मुझे पसंद आ गई उसे तो मेरा होना ही पड़ता है, चाहे उसके लिए मुझे जो मर्जी करना पड़े। और तुम भी मेरी उसी पसंद में से एक हो, तो तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मेरा होना ही होगा। अमित हैरानी से बोला, क्या कहा अभी तुमने? तुम मुझे पसंद करती हो? क्या ये सच है? तानिया गुस्से से बोली, हाँ, और इसलिए अब तुम्हारे पास मुझसे दूर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अमित खुशी से उसे गले लगाते हुए बोला, अरे तुमसे दूर जाना ही किसने है, बल्कि मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ। तानिया हैरानी से बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर ये सच है तो तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? अमित बोला, मैं तुम्हें सच बता तो दूं, पर मुझे डर है कि कहीं सच जानने के बाद तुम मुझसे नफरत ना करने लग जाओ, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तानिया बोली, चाहे जो भी बात है तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि तुम मेरी जिद बन गए हो और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। अमित बोला, दरअसल बात यह है कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मुझे मेरे खर्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ना था ना। और जैसे ही मुझे पता चला कि तृषा एक अमीर परिवार की लड़की है तो मैंने उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया ताकि मेरे खर्चे पूरे होते रहें। पर मेरा यकीन मानो, मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। सच तो ये है कि जब से मैंने पहली बार तुम्हें देखा है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तानिया बोली, क्या तुम सच बोल रहे हो? अमित हाँ में अपना सिर हिलाते हुए, हाँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, तभी तो मैंने उस रात उदयपुर में। अमित तानिया को उदयपुर नाइट क्लब वाली पूरी बात बता देता है। सारी सच्चाई जानने के बाद तानिया का सारा गुस्सा गायब हो जाता है और वो मुस्कुराते हुए अमित को अपने गले लगा लेती है और उससे कहती है, आज के बाद तुम्हें अपने खर्चे पूरे करने के लिए उस लड़की के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो तुम सिंघानिया ग्रुप ऑफ एसोसिएशन के मालिक के जमाई राजा बनने की तैयारी करो। कल शाम तुम अपने परिवार के साथ हमारे घर आ जाना मेरे मम्मी पापा से मिलने। अमित सकुचाते हुए, पर तानिया, क्या तुम्हारे मम्मी पापा मेरे जैसे गरीब लड़के के साथ तुम्हारी शादी के लिए मानेंगे? तानिया मुस्कुराते हुए, इसकी चिंता तुम मत करो। अमित भी तानिया की बात पर हाँ में सिर हिला देता है और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अमित मौका देखकर अपने परिवार वालों को तानिया के बारे में बता देता है और उन्हें ये भी बताता है कि कल उसने उन्हें अपने घर पर बुलाया है। इतने बड़े घर में बेटे का रिश्ता जुड़ने की बात सुनकर उसके परिवार वाले झट से मान जाते हैं। उधर तानिया भी अपने मम्मी पापा को अमित के बारे में सब कुछ बता देती है। जब उसके मम्मी पापा को पता चलता है कि अमित गरीब परिवार से है तो वो मना कर देते हैं, पर तानिया भी साफ साफ कह देती है, मैं शादी करूंगी तो अमित से ही करूंगी और अगर आप लोगों ने मना किया तो मैं वहीं अपनी जान दे दूंगी। मिसेस सिंघानिया बोली, ये क्या पागलपन है तानिया? तानिया बोली, पागलपन तो पागलपन ही सही, पर वो मुझे चाहिए।
मिस्टर सिंघानिया बोले, पर बेटा तुम इतने गरीब परिवार में गुजारा कैसे करोगे? पापा, इतने गरीब परिवार में रहना ही किसको है? आप अमित को यहीं पर घर जमाई रख लीजिएगा। ऐसा करने से मुझे भी गरीबी में नहीं रहना पड़ेगा और ना ही आप दोनों को मुझसे दूर होना पड़ेगा। मिसेस सिंघानिया बोली, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर क्या उसके परिवार वाले इस बात के लिए तैयार होंगे? मम्मी, वो गरीब लोग हैं तो उन्हें रहने के लिए अलग से एक अच्छा सा घर दे दीजिएगा, देखना वो झट से मान जाएंगे। और वैसे भी मुझे सिर्फ अमित से मतलब है, उसके परिवार वालों से नहीं। मिस्टर और मिसेस सिंघानिया को भी तानिया की बात पसंद आ जाती है और वो उसकी शादी अमित से करवाने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन जब अमित अपने घर वालों के साथ सिंघानिया मेंशन आता है तो वो सब आंख फाड़े सिंघानिया मेंशन को देखते ही रह जाते हैं। मिस्टर और मिसेस सिंघानिया भी उनके आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ते और उनके आगे तरह तरह के व्यंजन परोस देते हैं। ऐसी आवभगत देखकर वो बहुत खुश होते हैं, पर जैसे ही मिस्टर और मिसेस सिंघानिया उन्हें शादी की शर्त बताते हैं तो अमित के परिवार वालों को तो जैसे धक्का ही लगता है। अमित बात को संभालते हुए उनकी शर्त मान लेता है और उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। जब अमित और उसके परिवार वाले घर वापस आते हैं तो अमित के पापा राकेश जी उससे कहते हैं, ये तूने क्या किया? क्या ज़रूरत थी उनकी शर्त मानने की? अमित उन्हें समझाते हुए कहता है, पापा, अब जब इतने बड़े घर में शादी हो रही है तो उसकी कुछ कीमत तो चुकानी ही होगी ना। राकेश जी बोले, पर हम सब तुमसे दूर कैसे रहेंगे? पापा, अगर मैं कहीं बाहर नौकरी करने जाता तो भी आपको मुझसे दूर रहना ही पड़ता ना। और अब तो मैं इसी शहर में रहूँगा और आपसे मिलने भी आता रहूँगा। आप एक बात बताइए, क्या हम सारा परिवार मिलकर भी कभी इतना बड़ा घर ले पाएंगे? पर मेरी शादी तानिया से होने पर आपको भी रहने के लिए इतना बड़ा घर मिलेगा और इसके साथ हमारी धन दौलत की कमी भी दूर हो जाएगी। अमित की बात सुनकर राकेश जी अपनी पत्नी और बेटी की तरफ देखते हैं तो वो दोनों भी सहमति में अपना सिर हिला देती हैं। उन दोनों की सहमति पाकर राकेश जी भी इस शादी के लिए अपनी स्वीकृति दे देते हैं। सबकी सहमति पाकर अमित बहुत खुश होता है। जब ये बात तानिया को पता चलती है तो वो भी बहुत खुश होती है। उन दोनों की शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकलता है और तब तक के लिए अमित को भी उसके परिवार के साथ ही नए घर में शिफ्ट करवा दिया जाता है, जहां उनकी सुख सुविधा की हर चीज़ मौजूद थी। जब से अमित और तानिया का रिश्ता तय हुआ था उसने तृषा से बात करना बिल्कुल ही कम कर दिया था। वो अभी भी तानिया से छुप छुप कर तृषा से थोड़ी बहुत बात कर लेता था और मौका पाकर उससे रुपए भी ऐंठ लेता था। ऐसे ही समय पंख लगा कर उड़ रहा था कि एक दिन तृषा के लिए एक नामी गिरामी बिजनेसमैन के बेटे का रिश्ता आया। वो लोग दौलत के साथ साथ अच्छे दिल के भी धनी थे, तो तृषा के परिवार वाले को इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था। तृषा के पूरे परिवार ने एक दूसरे को अपनी सहमति दे दी। बस अब बाकी था तो सिर्फ तृषा की सहमति मांगना। तृषा से बात करने के लिए सबने आज रात के खाने के बाद का वक्त चुना। खाना खाने के बाद जब सब कुछ देर बातें करने के लिए बैठे तो मौका देकर सुमति जी ने कहा, बेटियां भी कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं ना, कुछ पता ही नहीं चलता। अब तृषा को ही ले लो, कल तक हमारी छोटी सी गुड़िया थी और आज इतनी बड़ी हो गई। तृषा तिरछी नज़रों से उन्हें देखते हुए, ये आज आपके मुंह से तीखी बातों की जगह शहद क्यों टपक रहा है? कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है ना? सुमति देवी मुस्कुराते हुए, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैंने सोचा कि अब से मैं तेरे साथ प्यार से ही बात किया करूँगी। तृषा अपनी आंखें सिकोड़ते हुए, और ये मेहरबानी क्यों कर रही हैं आप मेरे ऊपर? सुमति देवी बोली, अब भाई कल को तू ससुराल चली जाएगी तो फिर मैं तुझसे लड़ नहीं सकूंगी ना, तो मैं अभी से आदत डाल रही हूँ। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपने मेरे लिए लड़का ढूंढ लिया है और मैं कल ही मेरे हाथ पीले करके मुझे विदा कराने वाली हैं। सुमति देवी उसका सिर सहलाते हुए, देख रहे हो रोहित और जानकी, अब तो हमारी बेटी समझदार भी हो गई है, कैसे झट से हमारे मन की बात जान गई। रोहित जी और जानकी जी एक साथ बोले, जी माँ, सही कहा आपने। तृषा हैरानी से, ये आप लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं? कोई मुझे साफ साफ बताएगा। जानकी जी बोली, मैं बताती हूँ बेटा, तेरे लिए एक बहुत ही अच्छे परिवार का रिश्ता आया है। बहुत ही भले लोग हैं, हम सबको ये रिश्ता मंजूर है। अब बस तू भी हाँ कर दे ताकि बात आगे बढ़ सके। तृषा को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता कि उसके घर वालों ने उसकी पढ़ाई पूरी होते ही उसकी शादी का फैसला भी कर लिया। फिर भी उसे इस बात का जवाब तो देना ही पड़ना था। तो उसने उनसे कहा
क्या आप लोगों को मुझे इस घर से निकालने की इतनी जल्दी है जो अभी से मेरे लिए रिश्ते ढूंढने भी शुरू कर दिए? अगर आपको शादी करनी ही है तो भाई की कीजिए ना, वो तो मुझसे बड़े भी हैं। रोहित जी बोले, बेटा ये तू कैसी बातें कर रही है? भला ऐसा कौन से माँ बाप होंगे जो अपनी ही बेटी को खुद से दूर करना चाहेंगे? वो तो उन्होंने खुद सामने से रिश्ता भेजा है और हमें सब अच्छा लगा, तो इसलिए हम तुमसे हाँ बोलने के लिए कह रहे हैं। और रही बात रमन की शादी की, तो उसके लिए भी हम लड़की देख रहे हैं। जब कोई अच्छी लड़की मिल गई तो हम उससे भी शादी करा देंगे। आपको कोई जल्दी नहीं है ना मेरी शादी की? तो ठीक है, फिर उनको इस रिश्ते के लिए मना कर दीजिए, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, त्रिशा बोली। सुमति देवी बोली, पर दिक्कत क्या है? त्रिशा बोली, बस मुझे नहीं करनी है शादी और ये मेरा अंतिम फैसला है। इतना कहकर त्रिशा उठकर अपने कमरे में जाने लगती है तो जानकी जी उससे कहती हैं, बेटा हम जानते हैं कि हमने अचानक तेरे सामने ये बात रख दी तो तुम्हें इस समय कैसा लग रहा होगा, पर बेटा हमें कोई जल्दी नहीं है, इसलिए तू आराम से सोचकर कोई फैसला ले। आज आराम से सोच ले, हम कल सुबह इस बारे में बात करेंगे। त्रिशा फिलहाल के लिए कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद रमन अपने पापा से कहता है, पापा जिस तरह से त्रिशा गुस्सा होकर गई है, मुझे नहीं लगता कि वो अपना फैसला बदलेगी। रोहित जी बोले, अब ये तो सुबह ही पता चलेगा, फिलहाल तो हम सब इंतज़ार ही कर सकते हैं। रात काफ़ी हो गई है तो सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ, सुबह देखते हैं कि क्या होता है। रोहित जी की बात से सहमत होकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उधर अपने रिश्ते की बात से त्रिशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अमित को फ़ोन करती है, पर आज अमित और तानिया की शादी होने के कारण वो फ़ोन उठाता नहीं। त्रिशा ने काफ़ी बार अमित को फ़ोन लगाया, पर हर बार उसकी तरफ से कोई जवाब न पाकर हताश होकर उसने अपना मोबाइल बेड पर फेंक दिया और खुद से ही बड़बड़ाने लगी, ये सबको हो क्या गया है? इधर मेरे घर वाले मेरी शादी पता नहीं किससे करवाने पर तुले हैं और उधर उस अमित को पता नहीं क्या हुआ है जो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो आखिर करूँ क्या? ये सब सोचते हुए त्रिशा बेड पर लेट गई और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। उधर कबीर के घर में भी यही सब चल रहा था। खाना खाने के बाद जब कबीर अपने कमरे में बैठा ऑफिस का कुछ काम कर रहा था तो उसके मम्मी पापा उसके पास आए। उन दोनों को अचानक वहाँ देखकर कबीर चौंक गया, पर फिर भी उसने मुस्कुराते हुए उन्हें वहीं बैठने को कहा। कुछ देर यूं ही इधर उधर की बातें करने के बाद शैलेश जी मुद्दे की बात पर आते हुए उससे बोले, बेटा जैसे कि तुम जानते हो अगले महीने तुम्हारा जन्मदिन है और तुम 25 साल के हो जाओगे, तो अब हमें तुम्हें सबसे ज़रूरी बात बता देनी चाहिए। कबीर सवालिया नज़रों से, ऐसी कौन सी बात है पापा? शैलेश जी बोले, तुम्हें तुम्हारे 25वें जन्मदिन से पहले पहले शादी करनी होगी। कबीर हैरानी से, क्या ये आप क्या कह रहे हैं? पापा मैं 25 साल का होने वाला हूँ तो इसका मतलब ये थोड़े है कि मैं शादी कर लूँ। ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है करने को और मैं इस शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता, तो ये सब आप भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। राखी जी अपनी मजबूरी बताते हुए, बेटा मैं और तुम्हारे पापा भी मजबूर हैं, हम चाह कर भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे दादाजी की वसीयत के अनुसार उन्होंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था और वो सब तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम 25 वर्ष के होने तक शादी कर लोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा और सारी संपत्ति दान में चली जाएगी। फिर हम सबको ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाना होगा। अमित अपनी आंखें फाड़ते हुए उन दोनों को देखते हुए, क्या त्रिशा के लिए आखिर किसका रिश्ता आया है? जब त्रिशा को अमित के शादी के बारे में पता चलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? अब कबीर क्या फैसला लेगा? क्या त्रिशा और कबीर की ज़िंदगी आगे जुड़नी लिखी है? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। पर जो भी होगा आगे कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए कहानी के एक भी एपिसोड को बिल्कुल मिस मत करिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।